अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पी एल एस क्यू एल सीरीज़ का 6 लेक्चर है और टॉपिक जो है वो एक्सप्लिसिट कर्सर है। एक्सप्लिसिट कर्सर क्या होता है? इससे पहले हमने इम्प्लिसिट कर्सर पढ़ा था। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप एक दफ़ा दोबारा चैप्टर 3 में जाकर इम्प्लिसिट कर्सर को एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा। इम्प्लिसिट कर्सर में हमने ये देखना है कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कर्सर में फ़र्क क्या है। एक्सप्लिसिट कर्सर हम क्यों यूज़ करते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि एक्सप्लिसिट कर्सर हम क्रिएट कैसे करते हैं। फिर हमने ये देखना है कि एक्सप्लिसिट कर्सर को हम सिंपल लूप में कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे डिक्लेयर करेंगे और कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से एक्सप्लिसिट कर्सर में हम ये देखेंगे कि एक्सप्लिसिट कर्सर में हम फॉर लूप में कैसे उसको यूज़ करेंगे। फिर पैरामीटराइज कर्सर क्या होते हैं। फिर हमने फॉर अपडेट क्लास पढ़नी है और आखिर में हमने वेयर करंट क्लास पढ़नी है। ये बेसिकली आज के हमारे टॉपिक हैं इस लेक्चर के। स्टार्ट करते हैं। इम्प्लिसिट कर्सर वर्सेस एक्सप्लिसिट कर्सर। इम्प्लिसिट कर्सर जो है वो ओरिकल पी एल एस क्यू एल खुद से मैनेज करता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। हम जब भी कोई क्यूरी लिखते हैं पी एल एस क्यू एल के अंदर, या हम वैसे भी अगर सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय लिखते हैं तो कर्सर खुद बहुत क्रिएट होता है। उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स पढ़े थे, परसेंट फाउंड, नॉट फाउंड, रो काउंट, इज़ ओपन, ये हमने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स पढ़े थे। तो ये इम्प्लिसिट कर्सर है। एक्सप्लिसिट कर्सर उसको हमने बड़ी डिटेल से चैप्टर 3 में पढ़ा था। अब हम बेसिकली ये देखेंगे कि एक्सप्लिसिट कर्सर क्या होते हैं। ऑरिकल जो डेवलपर होता है या ऑरिकल जो प्रोग्रामर होता है वो एक्सप्लिसिट कर्सर को खुद से बनाता है, खुद से क्रिएट करता है। ठीक है, उसको बनाने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं। अब वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? हम सबसे पहले कर्सर को डिक्लेयर करते हैं। जब कर्सर डिक्लेयर हो जाता है तो फिर हम कर्सर को ओपन करते हैं। ओपन जब हो जाता है फिर हम उसको फैच करते हैं और उसमें आखिर में उसको हम क्लोज कर देते हैं। इसकी एग्जांपल को करने के लिए मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ डिक्लेयर। अब मैंने कर्सर को डिक्लेयर करना है तो मैं कर्सर लिखता हूँ, कर्सर 1, C1 नाम लिख दिया, जो मर्जी लिख दें। नाम वेरिएबल नेम है, जैसे आइडेंटिफायर नेम ऐसे कर्सर का नाम है। आप कर्सर 1 भी लिख सकते हैं, आप C1 भी लिख सकते हैं। बाकी वेरिएबल की नेमिंग डिक्लेरेशन का क्या मैकेनिज्म है या क्या उसके रूल्स रेगुलेशंस हैं वो मैंने पहले आपको बताए हुए हैं। यहाँ पे मैं सिंपल लिख दूंगा सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, ये मेरा कर्सर डिक्लेयर हो गया। ये छोटा सा एक स्टेप है। तो हमने जब सबसे पहले लिखा जी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ जी, सबसे पहले हम लिखते हैं जी डिक्लेयर अ कर्सर, तो ये हमने यहाँ से कर्सर डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, अभी ये कर्सर डिक्लेयर हुआ है, अभी जस्ट इसके हमने डेफिनेशन लिखी है, अब ये कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। फिर मैंने लिखा जी बिगिन। उसके बाद मैंने लिखा, उस अगला स्टेप होता है कर्सर को ओपन करना। तो कर्सर का नाम है C1, हमने इसको ओपन कर दिया। जैसे ही हमने ओपन किया तो मेमोरी में ये सारे के सारे रिकॉर्ड उठकर एक्सेल, जैसे हम एक्सेल शीट में डालते हैं ना, चलो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए देखें, ये सारे के सारे जैसे हम ओपन करेंगे तो ये रिकॉर्ड सारे के सारे मेमोरी में इस तरह से पॉपुलेट हो जाएंगे। ये 109 रिकॉर्ड जो हैं, जितने भी इस कर्सर क्यूरी में ट्रू होते हैं रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड अभी ये ट्रू जो है 109 हो रहे हैं। तो 109 रिकॉर्ड इस तरह से मेमोरी में इसी तरह से टैबुलर फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएंगे और हमारा जो पॉइंटर है वो फर्स्ट रिकॉर्ड पे होगा। ठीक है। अच्छा, जैसे हमने कर्सर को ओपन किया, अभी कुछ भी हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा। अभी हमें कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। फिर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लूप। जब भी हम लूप लिखते हैं तो हम एंड लूप भी लिख लेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एंड लूप लिख लिया। उसके बाद हमने लूप लिखा, एंड लूप लिखा। यहाँ तक काम हमारा हो गया। अब मैं काम करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई ये पहला पूरा रिकॉर्ड उठाओ और एक वेरिएबल में डाल दो। चले जी, हम एक यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। हम वेरिएबल का नाम रखते हैं वी, और यहाँ मैं लिख देता हूँ एम्प, और यहाँ मैं लिख देता हूँ रो, और इसको मैं कर देता हूँ एम्प्लॉयज परसेंट रो टाइप। अच्छा, वैसे तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन शायद आप लोग कंफ्यूज ना हो रहे हो। कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं काम करता हूँ, इसको जो है ना मैं और सिंपल कर देता हूँ।
अच्छा, हम क्या करते हैं, हमारे पास ई ड्राइव में चले जाते हैं। ई ड्राइव कहाँ है हमारे पास जी? ये ई ड्राइव है। ई ड्राइव में हमने एक फ़ोल्डर बनाया था कल ऑनलाइन के नाम से। हम इसी फोल्डर के अंदर एक एम्प्लॉयज़ की फ़ाइल को डाल देते हैं। चलें जी, मैं यहाँ पर गया और मैंने कहा ऑनलाइन के फ़ोल्डर के अंदर, सॉरी, ये ऑनलाइन के फ़ोल्डर के अंदर मैं एक एम्प्लॉयज़ के नाम की फ़ाइल डाल देता हूँ और मैं कहता हूँ जैसे ये फ़ाइल डल जाए तो आप इसको एक्स ओपन भी कर दें एक्सेल में। लें जी, ये हमारी फ़ाइल ओपन हो गई। उसके बाद मैं करता हूँ, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का पर्पज़ है और कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे डिफाइन कर लेता हूँ, इसको मैं खाली कर देता हूँ ये। अच्छा, अब मैंने क्या किया, ये मेरा कर्सर है जिसका नाम मैंने रखा है C1। सबसे पहले क्यूरी डेफिनेशन हमने डिफाइन की थी कि भी बना दो, हमने ओपन जैसे ही किया तो मेरे C1 के अंदर इस सारे के सारे रिकॉर्ड आगे 109 रिकॉर्ड जो है वो मेरे यहाँ पर आ चुके हैं। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ वी एम्प्रो। ये वी एम्प्रो ये मेरा वेरिएबल है और इसके अंदर इसकी जो टाइप है ये रो टाइप है, यानी कि पूरा रिकॉर्ड है। तो मैंने ये वाला काम कर दिया, ओपन भी कर दिया, एक वेरिएबल भी डिफाइन कर दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ ये पहला रिकॉर्ड उठाओ, फेच C1 लूप में से पहला रिकॉर्ड उठाओ और उसको वी एम्प रो में डाल दो। लो जी, हम उठा के डाल लेते हैं, बड़ा आसान काम है। ये यहाँ से कॉपी किया और ये मैंने रिकॉर्ड इसमें अंदर डाल दिया, ये मैंने फेच करवा दिया। फिर मैंने कहा कि अगर मेरे रिकॉर्ड यहाँ ख़त्म हो गए हैं तो एग्ज़िट हो जाओ। मैं लिख दूंगा एग्ज़िट व्हेन C1% एग्ज़िट व्हेन C1% नॉट फाउंड। और उसके बाद जब ये मैंने कंडीशन लगाई है कि जैसे ही ये खाली हो जाए, ये कर्सर, अब देखें पहले रिकॉर्ड यहाँ पर था, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ करते 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 एक टाइम आएगा कि कर्सर यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा तो C1 में कुछ भी नहीं पड़ा तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वो लूप से बाहर निकल जाएगा। अच्छा, और मैं कहता हूँ कि अगर नहीं निकलता तो तुम इस तरह करो, इसको प्रिंट करवा दो। मैं कहता हूँ आउटपुट डॉट पुट लाइन और मैं लिख देता हूँ वी एम्प रो डॉट, मैं डाल देता हूँ एम्प्लॉय आईडी और साथ ही मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एम्प्लॉय आईडी की जगह डाल देता हूँ फर्स्ट नेम, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ लास्ट नेम। ये डालने के बाद मैंने यहाँ पर लूप एंड कर दी कि जैसे मेरे लूप, और आखिर में जाकर मैंने कर्सर को क्लोज भी करना है। ये सारे स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कर्सर क्लोज नहीं करेंगे, दोबारा अगर कर्सर ओपन करना पड़ता है तो वो कहेगा कर्सर इज़ ऑलरेडी ओपन, तो हमारे पास एक कंडीशन आ जाएगी कर्सर इज़ ऑलरेडी ओपन की। ओके जी, अब हम यहाँ पर आ गए दोबारा अपने प्रोग्राम में और यहाँ पर मैंने लिख दिया जी मेरा प्रोग्राम एंड हो गया। तो अब मैं इस प्रोग्राम को सबसे पहले कंपाइल करके देखता हूँ जी मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। कहता है नहीं जी, ये देन आपने क्या लिख दिया, ये देन को हटाएं। पहले तो मैं इसको रिकनेक्ट कर लूँ और मैंने लिख दिया जी ये एग्जिट व्हेन C1% नॉट फाउंड, ये देन नहीं लिखना जी। वो कह रहे जी देन आपने गलत लिख दी है। फिर वो कह रहे हैं एम्प्लॉयज़ मस्ट बी डिक्लेयर, ये एम्प्लॉय की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है कहीं पे, PLOY, ये जी एम्प्लॉयज़ हो गया। अब मैं दोबारा कंपाइल करता हूँ। ये देखें जी मेरा प्रोग्राम यूनिट कंपाइल हो गया। मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैं यहाँ पे सीक्वल प्लस खोलता हूँ, यहाँ पर मैं सेट सर्वर आउटपुट ऑन करता हूँ। क्यों कर रहे हैं जी, आप बताएं एक मिनट के लिए। इसलिए कर रहे हैं कि हमने अपने प्रोग्राम यूनिट के अंदर जो हमारा PLSQL का प्रोग्राम, इसके अंदर हमने DBMS की स्टेटमेंट डाली है, ये सीक्वल प्लस की स्टेटमेंट है। अगर हम ये चाहते हैं कि DBMS से हमें रिजल्ट मिले तो फिर हमें सेट सर्वर आउटपुट ऑन करना पड़ता है। तो ये देखें जी, हमें हर एवरी टाइम जो है ये ID भी मिल रही है और यहाँ पर हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी
मिल रही है, यानी कि इसका फर्स्ट नेम भी मिल रहा है। इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि हम ये तीन फर्स्ट नेम लास्ट नेम इकट्ठा शो करवा दें। तो मैं लिख देता हूँ जी एम्प्लॉय आईडी कॉलन, और ये मैंने बंद किया, यहाँ पर मैंने पाइप साइन लगा दिया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर पाइप साइन लगाया, ये फिर एक स्पेस दे दिया, उसके बाद मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम, फिर कॉलन लगाया, फिर मैंने यहाँ पाइप साइन लगाया, और वो ये फर्स्ट नेम वाला पूरा वेरिएबल कॉपी कर लिया। कॉपी करके हमने यहाँ डाल दिया। उसके बाद फिर पाइप साइन लगाते हैं, फिर स्पेस देते हैं, और लास्ट नेम लिख देते हैं जी LAST लास्ट नेम, और कॉलन, फिर पाइप साइन देते हैं, और ये लास्ट नेम वाला वेरिएबल हम यहाँ से कॉपी करते हैं, करके हम यहाँ डाल देते हैं। ठीक हो गया जनाब। अब ये जो दो हमने लाइनें एक्स्ट्रा डाली इसको निकाल देते हैं। इससे क्या होगा कि हमें वो जो अलग अलग लाइनों पे तीनों वैल्यूज़ नज़र आ रही थी वो हमें एक जगह नज़र आ जाएंगी, बिल्कुल इस तरह से। ये देखें जी, बफर ओवरफ्लो का मैसेज आ रहा है कि जी PLSQL इससे ज़्यादा प्रिंट नहीं करवा सकता। नॉर्मली हम आउटपुट PLSQL के अंदर प्रिंट करवाते नहीं है, सिर्फ बताने के लिए है। ये कुछ लिमिटेशंस हैं, टोड वगैरह में ऐसा नहीं होता। खैर एनी तो ये हमारा जो है एक हमने कर्सर फॉर लूप सिंपल लूप के ज़रिए हमने बनाया। मैं दोबारा बता देता हूँ, इसमें हमने जो यहाँ पे खोला था, यहाँ हमने कहा था सबसे पहले हम कर्सर को डिक्लेयर करते हैं। देखें जी, हमने कर्सर को डिक्लेयर किया, फिर हमने कर्सर को ओपन किया, फिर हमने फैच किया, ये हमने फैच कर लिया, और आखिर में कर्सर को क्लोज कर लिया। एक्सप्लिसिट कर्सर यूज़ क्यों करते हैं? देखें, इससे पहले हमने जो PLSQL के अंदर प्रोग्राम लिखा था, और उसमें हम जब भी प्रोग्राम लिखते थे तो हम कुछ इस तरह से लिखते थे। हम लिखते थे डिक्लेयर, ठीक है, फिर मैं लिख देता हूँ बिगिन, उसके बाद मैंने लिख दिया एंड, उसके बाद मैं ये वाला वेरिएबल चले इस तरह से डिफाइन कर लेता हूँ। ये मैंने वेरिएबल डिफाइन कर लिया। अब ये कर्सर के बगैर मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, सिर्फ आपको एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि हमने एक्सप्लिसिट कर्सर क्यों डिफाइन किया है। उसके बाद मैंने यहाँ इनटू की क्लास लगाई, और मैंने यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू को इनटू करवा दिया। बड़ा सिंपल हो गया काम। अब अगर मैं इसको चलाऊंगा प्रोग्राम को, अभी अब इसको चला के देखते हैं। ले जी, हम यही वाली लूप उठाते हैं, उठा कर कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पर कंपाइल करता हूँ। ये देखें, ये एग्जैक्ट फेच मोर देन रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ रोज आ रहा है। इसका मतलब ये एक्सेप्शन रेज हो रही है। एक्सेप्शन में वो हमें क्या बता रहा है? एक्सेप्शन में हमें वो बता रहा है कि भाई वेरिएबल एक है, और आप एक ही दफ़ा एक 190 रैकर्ड्स उठाते हो और इसे एक वेरिएबल में डालते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आपने ये काम करना है तो आप इस तरह करें कि यहाँ पर आप लिख दें वेयर एम्प्लॉय आई डी इज इक्वल टू, एम्प्लॉय आई डी इज इक्वल टू, ये डाटे में जाते हैं, क्या है जी डाटे की वैल्यू 198। चलें जी, हम यहाँ 198 लिख देते हैं। मैंने वहाँ से देख के, मुझे ज़बानी नहीं पता, ये लिखा है। अब मैं चला के देखता हूँ जी मेरा प्रोग्राम चलेगा या नहीं चलेगा। लें जी, ये फर्स्ट क्लास चल गया। मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने इसको यहाँ पेस्ट किया, चलाया, ये देखें एक रिकॉर्ड आ गया। तो एक वेरिएबल की वैल्यू तो आएगी। अगर हमें चाहिए कि बार बार वेरिएबल चाहिए तो हमें लूप लगानी पड़ेगी, और कर्सर के ज़रिए हम ये काम कर सकते हैं। इसके बगैर ये मुमकिन नहीं या पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, ये वाला प्रोग्राम यूनिट मैंने आपकी सहूलत के लिए ऑलरेडी यहाँ पर डाल दिया है। नेक्स्ट जो हम करने लगे हैं वो हम एक्सप्लिसिट कर्सर की एग्जांपल करने लगे हैं। कि अगर ये तो हमने कर्सर फार लूप किया था, सिंपल लूप किया था, अगर हम कर्सर फार लूप करें तो कैसे करेंगे? बड़ा आसान है जी। मैं कुछ चीज़ें यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें आसानी हो। ले जी, हम सबसे पहले कर्सर को डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करना तो वैसे ही ज़रूरी है। उसके बाद मैं लिखूँगा बिगिन, फिर मैं लिखूँगा फॉर आई इन C1 लूप, फिर मैं लिखूँगा एंड लूप, फिर मैं यहाँ लिख दूँगा एंड, और फिर मैं काम करता हूँ, मैं ना ये जो लूप का वेरिएबल है इसका नाम जो है ना वो आई की बजाय ये डाल देता हूँ। वैसे ही सिंपल, नाम तो जो मर्जी रख लें। और उसके बाद मैं यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करवा देता हूँ। अब मैं पहले तो इसको कंपाइल करके देखता हूँ जी क्या होता है। ये कंपाइल किया, उसने कहा सक्सेसफुल कंपाइल हो गया, ज़बरदस्त।
अब मैं काम करता हूँ, मैं कहता हूँ जी ज़रा वैल्यू प्रिंट करवाएं। वो देखें जी उसने 1 बाय 1 सारी वैल्यू प्रिंट करवा दी। ये क्या हुआ? कर्सर डिक्लेयर तो किया हमने, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई हम जब भी कर्सर डिक्लेयर करेंगे तो हम डिक्लेयर हो जाएगा जी, डिक्लेयर हो गया। फिर हमने कहा जी ओपन भी करना है, यहाँ तो हमने ओपन किया ही नहीं, ना हमने यहाँ फैच किया है ना हमने क्लोज किया है। तो कर्सर फॉर लूप का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जैसे ही लूप स्टार्ट होती है कर्सर खुद ब खुद ओपन हो जाता है, जैसे लूप एंड होती है कर्सर खुद ब खुद क्लोज हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ना हमें कर्सर ओपन करने की ज़रूरत है और ना हमें कर्सर क्लोज करने की ज़रूरत है। फैच का काम किधर गया? ये फैच हो रही है भाई। जैसे ही हम कहते हैं फॉर ये इन C1, तो C1 का पहला रिकॉर्ड उठकर इस वेरिएबल में आ गया। इस वेरिएबल को भी हमने फॉर लूप का कभी भी वेरिएबल हमने डिफाइन नहीं किया। हमने पीछे फॉर लूप की एग्जांपल की, उसमें देखें हमने वेरिएबल डिफाइन नहीं किया था फॉर लूप का, क्योंकि वो वेरिएबल ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाता है। ये भी ऑटोमेटिकली डिफाइन हो गया और वो चलता रहा, उस वक्त तक चलता रहा जब तक उसके अंदर रिकॉर्ड्स आते रहे। जैसे रिकॉर्ड कंप्लीट हुए तो हमने यहाँ पर ये हमारा काम भी कंप्लीट हो गया। हम यहाँ कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने भी प्रिंटिंग किया हुआ, हम किसी टेबल में इंसर्शन कर सकते हैं मिसाल के तौर पर। चले हम इंसर्शन वैसे आपको दिखाने के लिए कि हम कर्सर में क्या कर सकते हैं। एम्प्लॉय आईडी उठा लिया, और कौन कौन से कॉलम है जी, फर्स्ट नेम उठा लिया। ये सिर्फ आपको दिखाने के। अब हम एक टेबल क्रिएट करते हैं जल्दी से। क्रिएट टेबल टेस्ट 1 2 3, ये हमने एक टेबल बना लिया। इसमें हमने लिख दिया जी फर्स्ट नेम, ठीक हो गया। सॉरी आईडी, एक हम आईडी ले लेते हैं, आईडी की डाटा नंबर ले लेते हैं, एक ले लेते हैं फर्स्ट नेम, इसकी डाटा टाइप हम ले लेते हैं 50, और ये हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम कहते हैं जैसे लूप चले ना तो इस तरह कर लें, इंसर्ट इनटू टेस्ट 1 2 3, ये टेबल है, इसके अंदर हमने वैल्यूज़ का कीवर्ड यूज़ किया। अब जो हमने काम यहाँ किया था, अब इसके अंदर क्या है, पहले कॉलम में है जी बिल्कुल एम्प्लॉय आईडी, वो हमने डाल दिया। और दूसरे कॉलम में क्या है, फर्स्ट नेम, ये हमने डाल दिया। प्रिंटिंग नहीं करवाते जी हम इस दफ़ा, हम कहते हैं जी प्रिंटिंग को रहने दें, आप डाटा डाल दें, जब सारा डाटा डाल दें लूप में तो आप इसको कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। F4 किया, डाटे में आए, देखें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। अब मैं इस प्रोग्राम यूनिट को चलाने लगा हूँ आपके सामने। ये मैंने प्रोग्राम चलाया, उसने कहा सक्सेसफुली चल गया जी। अब हम इसके अंदर आते हैं, उसी तरह से F4 करते हैं, डाटा करते हैं। ये देखें जी रिकॉर्ड काउंट करें यहाँ से, ये रिकॉर्ड काउंट है। ये देखें जी 109 रिकॉर्ड्स हमारे सिस्टम के अंदर आ गए। तो ये एक और एग्जांपल मैंने प्रिंटिंग के अलावा भी आपको ये दे दी है, सिर्फ आप लोगों के लिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पर इस एग्जांपल को इनपुट कर लेता हूँ। लें जी, ये मैंने इनपुट कर लिया। इसकी तरह थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी कर लें। ये मैं रोज़ आपके लिए जब ये नोट्स बनाता हूँ मैं इसी तरह से फॉर्मेटिंग करके रख लेता हूँ, ताकि आप लोगों को ज़रा आसानी रहे पढ़ने में भी और समझने में भी। वैसे भी डॉक्यूमेंट जो है वो ज़रा खूबसूरत लगता है, प्यारा लगता है। ले जी, ये हमने एक्सप्लिसिट कर्सर यूज़ कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जी पैरामीटराइज कर्सर। पैरामीटराइज कर्सर क्या होता है, हम अब इसको डिस्कस करने लगे हैं। एक काम करते हैं, मैं इसको, हम इस टेबल की, नहीं जी हम इस तरह लिखते हैं जी स्टैक स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज़, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कि जॉब आईडी जो है ना, वेयर जॉब आईडी इज इक्वल टू दिस। मिसाल हम ये कर्सर बनाना चाह रहे हैं और हम कहते हैं कि जी हमें वो एम्प्लॉयज़ चाहिए जहाँ पर जॉब आईडी ये होनी चाहिए। तो अगर तो हमें ये कर्सर बनाना है तो इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि हम कभी भी कर्सर के अंदर वैल्यू को डायरेक्ट हार्ड कोड नहीं करते। ऐसे नहीं करते, ये गलत प्रैक्टिस होती है। ये मैक्सिमम टाइम चल जाता है। और मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, मैंने पैरामीटराइज कर्सर नहीं यूज़ किए हुए थे, इस तरह डायरेक्ट वैल्यू दी हुई थी और प्रोग्राम में बग आया, वो वैल्यू उठा ही नहीं रहा था। तो कहने का मकसद ये है, तो इसलिए हम पैरामीटराइज करने वो ज़्यादा बेहतर है। चले जी हम करते हैं जी पैरामीटराइज कैसे होगा, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसी तरह से मैं डिक्लेयर करूँगा कर्सर। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा जी, नाम रख लेते हैं C1, कर्सर C1 इज़, थोड़ी सी इंडेंटेशन कर लेते हैं। लें जी हमने ये इंडेंटेशन कर ली।
उसके बाद मैंने ये जॉब है ना, तो मैं ये लिखने की बजाय मैं लिख देता हूँ वी जॉब लिख देता हूँ, चले जी, कि जो हम इसको पास करेंगे वेरिएबल जॉब। अब चूंकि वी जॉब लिखा है तो मैं यहाँ पर भी वी जॉब लिख दूंगा। ये यहाँ पर मैंने वी जॉब लिख दी। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं जी, लूप लगा लेते हैं, फॉर आई इन C1 लूप। ये हमने लूप लगाई, यहाँ मैंने एंड लूप किया और यहाँ पर मैंने एंड कर दिया। सॉरी, मैंने यहाँ बिगिन लिखा, वो मैं लिख लेता हूँ। ये मैंने ऐसे कर लिया। उसके बाद मैंने लूप में वैल्यू पास करवानी है। ले जी, वैल्यू क्या पास करवाई, आ, ये वैल्यू वैल्यू यहाँ से मैंने वैल्यू पास करवा दी और मैंने कहा कि ये जो है ना, ये है varchar2। उसके बाद मैंने इसको फिलहाल यहाँ लिख देते हैं नल, और यहाँ पर ये नल मैंने क्यों लिखा, लूप के अंदर जब भी हम इस तरह लूप या बिगिन एंड लिखते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखना होता है। मैं सिर्फ इस प्रोग्राम को एक दफ़ा कंपाइल करना चाह रहा हूँ, मेक श्योर करने के लिए कि मेरे प्रोग्राम में कोई गलती तो नहीं है। अब देखिए क्या हुआ है, हुआ ये कि हमने कर्सर को कॉल किया, लूप लगाई, हमने कहा भाई C1 को तुम ये वाली वैल्यू भेजो। ये वाली वैल्यू उठी और यहाँ पर चली गई वी जॉब में, और वी जॉब हमने बता दिया भी ये एक स्ट्रिंग टाइप का है या वेरिएबल करेक्टर 2 का डाटा टाइप है। तो एस एच क्लर्क यहाँ पर पास हुआ, यहाँ क्यूरी लगी, उसने कहा जी वेयर एम्प्लॉय इज इक्वल टू एस एच क्लर्क। अब मैं काम करता हूँ वहाँ पर आगे, हम वही डी बी एम एस की जो स्टेटमेंट लगाई हुई है वही स्टेटमेंट उठा लेते हैं। मैं कहता हूँ भाई ये मुझे बंदे दे दो, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे एक चाहिए एम्प्लॉय आईडी। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी इसलिए कर रहा हूँ ज़रा वक्त की बचत हो जाए, और साथ ही मैं कहता हूँ भाई दूसरा जॉब ले लें। तो मैं यहाँ पर पाइप साइन लगाता हूँ, कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर, जॉब आईडी कॉलन, और यहाँ पर फिर मैं कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर लगाकर वी एम्प रो डॉट, अब ये जॉब आईडी का कॉलम है, हम ये वाली जॉब आईडी इसको पास करवा देते हैं। ये पास होगी जनाब। अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करके देखता हूँ कि भाई प्रोग्राम में कोई टाइपो मिस्टेक तो नहीं है जी। निकल आई, ये कहता है जी एम्प्लॉय आईडी मस्ट बी डिक्लेयर। तो अच्छा, एक तो गलती ये हो रही है कि ये वी एम प्रो तो है ही नहीं हमारे पास, ये तो आई है ना। अब इस दफ़ा ये देखें, ये आई है, ऊपर हमने आई की जगह एम प्रो रखा हुआ था, और ये टाइपो मिस्टेक होगी कॉपी पेस्ट में, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। खैर, इसको अब दोबारा हम कंपाइल करके देख लेते हैं। अब देखते हैं जी हमारा प्रोग्राम चल गया। उसके बाद इसको मैं करता हूँ, मेरा सेशन एक्सपायर हो चुका होगा, मैं इसको दोबारा यहाँ से चलाता हूँ। यहाँ से मैं एक मिनट कैंसिल करके पहले सेट सर्वर आउटपुट ऑन करता हूँ। ये मैंने आउटपुट ऑन किया, ये मैंने चलाया, ये देखें जी, ये नाम 198 199, और ये देखें कितने रिकॉर्ड थे, ये जितने भी रिकॉर्ड थे सारे यहाँ पर पॉपुलेट होते गए। अच्छा, यहाँ पर मैं एक काम कर लेता हूँ, एसक्यूएल परसेंट C1% रो काउंट, और साथ ये मैं पाइप साइन लगा के और यहाँ पे ये डाल देता हूँ। अब चला के देखते हैं कि जी इसमें कोई एरर है या नहीं है। कोई एरर नहीं है जिसको कंपाइल की। ये मैंने क्या किया है, ये देखें मैंने काउंटिंग करवा ली है 20 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करवाने के लिए। तो ये रो काउंट, ये जैसे हमने पहले कर्सर्स पढ़े थे, उनके एट्रीब्यूट्स पढ़े थे, तो वहाँ पर हमने पर्सन फाउंड, नॉट फाउंड, रो काउंट, इज़ ओपन, ये डिफरेंट हमने एट्रीब्यूट्स पढ़े थे। तो यहाँ पर भी हमारे पास वो सारे एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं। जैसे हमने लूप, जब हमने लूप वाला काम किया था तो उसके अंदर हमने नॉट फाउंड का एट्रीब्यूट ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। कहाँ किया हुआ है, इस डॉक्यूमेंट में किया हुआ है। ये देखें, नॉट फाउंड का यूज़ किया हुआ है। अब मैं काम करता हूँ, एक दो और यूज़ करके दिखा देता हूँ। देखें, मैंने यहाँ पर परसेंट रो काउंट भी किया हुआ है। इसको आप अलहदा से भी प्रिंट करवा सकते हैं। मैं इसको यहाँ से अलहदा से इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये देखें जी, सॉरी, ये नहीं जी, ये रो काउंट हो गया। परसेंट फाउंड का मतलब क्या होता है कि जब तक कर्सर ओपन होता है उसके अंदर वैल्यू होती है तो परसेंट फाउंड चलता है, तो C1% फाउंड हो जाएगा एसक्यूएल की जगह। नॉट फाउंड, जब इसके अंदर वैल्यू नहीं होती
इज ओपन, जब तक वो लूप के अंदर रहेगा वो ओपन रहेगा, जैसे ही लूप से बाहर निकलेगा क्लोज हो जाएगा। जबकि हमने इम्प्लिसिट कर्सर में ये पढ़ा था कि इज ओपन का जो हमारा एट्रीब्यूट है वो कभी भी नज़र नहीं आता, क्योंकि इम्प्लिसिट कर्सर में फ़ौरन कर्सर ओपन होता है, फ़ौरन ही एक्टिविटी होती है, क्लोज हो जाता है, तो इज़ ओपन हमेशा फॉल्स होता है। लेकिन यहाँ पर इज़ ओपन चल रहा है, चले हम चेक कर लेते हैं चल रहा है या नहीं, यहाँ ओपन है या नहीं है। हम यहाँ कंडीशन लगाते हैं, हम कहते हैं इफ़ C1% इज ओपन ट्रू है, तो तुम क्या करो, यहाँ लिख दो DBMS कर्सर इज ओपन, एल्स, और यहाँ पर कह देते हैं जी कर्सर कर्सर इज क्लोज्ड, कर्सर क्लोज हो गया जी। और यहाँ मैंने लिख दिया एंड इफ। नहीं जी, इसको कंपाइल करके देखते हैं जी हमें एरर आ रहा है नहीं आ रहा। चेक करें जी, उसने कहा जी कोई एरर नहीं है, चला के देखते हैं। लूप के अंदर है तो वो मतलब ओपन होगा, चेक कर लेते हैं। उसने कहा जी कर्सर ओपन, यानी कि एवरी टाइम कर्सर चलता रहा। उसको जितने हमने रिकॉर्ड पहले देखे थे, कितने देखे थे, ये यहाँ पर देख सकते 20 टाइम्स उसने कर्सर इज ओपन कह दिया। अगर मैं कहता हूँ इसी चीज़ को हम दूसरे प्रोग्राम यूनिट में रख सकते हैं, वहाँ पर रख के देख सकते हैं। चलिए सिर्फ आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैं चला जाता हूँ पिछले वाले प्रोग्राम में। ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, लें जी ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, कंट्रोल C, यहाँ पर आए, यहाँ पर मैं ये नीचे पेस्ट कर लेते हैं। अब मैं इसी प्रोग्राम को रखता हूँ यहाँ पे। अब देखें ये कर्सर ओपन है और यहाँ क्लोज हो गया है। अगर मैं ओपन के अंदर कहीं पे भी रखूंगा तो मेरा कर्सर ओपन होगा। ले जी यहाँ चेक करते हैं कर्सर ओपन है या नहीं। कर्सर का नाम C1 ही है, बिल्कुल जी C1 है। इसको मैं ज़रा इंडेंटेशन कर लूँ ताकि मेरा कोड अच्छा नज़र आए, अच्छा दिखे। तो इसको मैं ये इस तरह से कर लेता हूँ। अब इस प्रोग्राम यूनिट को मैं कंपाइल करके देखता हूँ जी कोई इसमें एरर तो नहीं है। ये जी हमने इसको कंपाइल करके देखा, इसने कहा जी कोई एरर नहीं है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। एक सेकंड, और जो मैंने पेस्ट किया तो मैं ज़रा ऊपर चला जाता हूँ, इसमें रिकॉर्ड ज़्यादा है। ये देखें उसने कहा कर्सर इज़ ओपन, यहाँ पर आया। लूप से पहले उसको कर्सर ओपन मिला, क्यों? क्योंकि हमने कर्सर को ओपन किया हुआ है। लेकिन अगर इसी प्रोग्राम को मैं यहाँ से कट मारता हूँ और मैं चला जाता हूँ क्लोज के नीचे, लो जी अब यहाँ देखते हैं क्या होता है। यहाँ कोई इंटरेस्टिंग काम होगा, बहरहाल मैं आपको पहले चला के दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ से कंपाइल किया, प्रोग्राम चल गया, कॉपी किया और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। ये देखें जी कर्सर इज क्लोज। तो जाहिर है हमने क्लोज कर दिया तो क्लोज हो जाएगा, लेकिन ये तो सिंपल लूप थी, लेकिन फार लूप में डिफरेंट है। कॉन्सेप्ट सिंपल है। और एक बात मैं आपको बता दूं, आप जब भी अपनी बिजनेस लॉजिक लिखेंगे अपने ट्रिगर्स के अंदर, प्रोसीजर्स के अंदर, फंक्शंस के अंदर, ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे सारी चीज़ें। तो कर्सर का वास्ता, कर्सर के साथ आपको बड़ा क्लियर वास्ता रहेगा कि जितना मैंने आपको कर्सर पढ़ाया है इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो मेरा ख्याल है अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेंगे, ये प्रैक्टिस ही है, 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें 100% क्लियर हो जाएंगी। मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने आपको पैरामीटराइज्ड कर्सर की एग्जांपल दी है। मैं इसी प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये पैरामीटराइज ही है जी, बिल्कुल पैरामीटराइज है। इसमें ओपन वगैरह के भी एग्जांपल है, इसको भी देख लीजिएगा। ये नहीं जी, मैं इसको यहाँ पर डाल देता हूँ। तो इसको भी ज़रा मैं फॉर्मेटिंग कर लूँ ताकि डॉक्यूमेंट खूबसूरत दिखे। ये देखें आपके लिए मैं कितनी मेहनत से, मोहब्बत से डॉक्यूमेंट बनाता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। ये मैंने यहाँ तक क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो है फॉर अपडेट क्लास। ये कैसे काम करती है ये अब हम डिस्कस करने लगे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है जो मैं अभी बताया है वो है फॉर अपडेट क्लास। फॉर अपडेट क्लास क्या होती है, मैंने यहाँ पर पहले से एक एग्जांपल लिख छोड़ी है, सिर्फ टाइम को मद्देनज़र रखते हुए
कि मैंने कर्सर लिखा, बिल्कुल उसी तरह से सब कुछ सेम है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ आखिर में मैंने एक कंडीशन डाल दी है, फॉर अपडेट नो वेट। इसका मतलब ये है कि ये जो रिजल्ट सेट है जो इस क्यूरी से इम्पैक्ट होगा, 20 रिकॉर्ड्स हैं, मैंने आपको पहले बताया था, इस जॉब के अगेंस्ट, एसएच क्लर्क के अगेंस्ट 20 रिकॉर्ड्स हैं। अब हम करेंगे ये कि हम इस प्रोग्राम यूनिट को यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर मैं इस प्रोग्राम को चला देता हूँ। ये जी मैंने चला दिया। अब जैसे ही चलाया ये रिकॉर्ड लॉक हो गए। मुझे कैसे पता चला ये रिकॉर्ड लॉक्ड है? मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं इस स्टेटमेंट को चला देता हूँ। ये देखिए मैंने स्टेटमेंट चला दिए, मेरा सिस्टम जो है यहाँ पर रुक चुका है। वो इंतज़ार कर रहा है कि भाई ये जो सेशन है ये जब तक कमिट या रोल बैक नहीं करेगा मैं लॉक ही रहूँगा। अच्छा, मैं आपको ना लॉकिंग की यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पर ना चला जाता हूँ, विंडोज़ एम करता हूँ, ये मुझे विंडोज़ एम भी नहीं करने देगा। चलो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर टोड का एक और सेशन खोल देता हूँ। ये मैंने टोड का एक और सेशन खोला और मैं एचआर से कनेक्ट हो गया। कनेक्ट हुआ, अब मैं देखना चाहता हूँ भी कोई लॉकिंग हुई हुई है या नहीं। मैं, ये सेशन ब्राउज़र होता है। अच्छा, ये मेरे पास अभी राइट्स नहीं है, मुझे लॉकिंग चेक करने नहीं दे रहा। मैं कोशिश करता हूँ साहब मुझे दे। मैं एक्चुअली एचआर के यूज़र से कनेक्टेड हूँ और एचआर यूज़र के पास राइट्स नहीं है, इसकी वजह से मुझे लॉकिंग देखने नहीं दे रहा। अगर मैं यहाँ पर एडमिन के यूज़र से कनेक्टेड होता तो मुझे वो यहाँ पर दिखाता कि भाई ये सेशन लॉक है, लेकिन खैर नहीं हो। ये देखें लॉक है। मैं यहाँ पर आया, आने के बाद मैं यहाँ से रोल बैक लिखूँगा। जैसे ही मैं रोल लिखूँगा, रोल लिख लूँ या रोल बैक लिख लूँ, ये मैं साइड पे विंडो रखता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, यकीन आ जाए। मैंने यहाँ लिखा रोल बैक। जैसे ही मैंने रोल बैक लिखा, सेमी कॉलन एंटर किया, ये देखें अपडेट चल गई। उसने कहा भाई फर्स्ट नेम अली हो गया, रिकॉर्ड नंबर 198। ठीक है, अभी मैंने इसको कमेंट नहीं किया। अगर मैं इसको कमेंट कर दूंगा ये हो जाएगा 198, अदरवाइज रोल बैक हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन ये होती है, एक यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, या तो नो वेट लिख दें या वेट लिख दें। जब वेट लिखेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेकंड्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे कि इतनी देर तक आपका रिकॉर्ड जो है वो लॉक रहेगा। तो ये बेसिकली किया क्यों जाता है? ये इसलिए किया जाता है, समटाइम आपकी ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट होती हैं, कर्सर में आप कोई एक्टिविटी चला रहे हैं और इस दौरान अब इस इधर एक एक्टिविटी चला रहे हैं और 10 यूज़र अलहदा से किसी और सिस्टम पे बैठकर इन्हीं रिकॉर्ड्स के ऊपर कुछ करना चाह रहे हैं, तो सिस्टम कहेगा नहीं। मिसाल बैंकिंग की अगर आप ट्रांजैक्शंस देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट है, दो लोग हैं सेम टाइम पे सेम ट्रांजैक्शन करते हैं या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी है, तो सिस्टम क्या करेगा, उन रिकॉर्ड्स को लॉक कर देगा जब तक एक बंदा अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं कर लेता। तो कर्सर्स में इसको फॉर अपडेट वेट या नो वेट के ज़रिए स्पेसिफाई कर देते हैं हमारे वो रिकॉर्ड। तो मैंने इस काम को करने के लिए मैंने दो सेशन खोले। एक सेशन मेरा टोड में चल रहा था, एक मेरा सेशन सीक्वल प्लस में चल रहा था। तो फिर ये चीज़ मुमकिन हुई। आप इसको इस तरह से चेक करके दिखा सकते हैं। बहुत कम यूज़ होता है ये कॉन्सेप्ट, ये नहीं है कि नहीं होता, जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ आपको करना भी पड़ता है और करना भी चाहिए। एक चीज़ आपने कर्सर में ख्याल रखनी है, कोशिश ये करनी है कि कर्सर्स जो हैं वो बहुत हैवी नहीं होने चाहिए। इससे मुराद क्या है कि बहुत ज़्यादा अगर रिकॉर्ड्स एक कर्सर में पड़े होंगे तो वो मेमोरी को कंज्यूम करेंगे, तो नॉर्मली बहुत हैवी, अब तो उससे आपका प्रोग्राम की परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ सकता है। तो कोशिश करें कि कर्सर्स वो रखें जिसमें बहुत ज़्यादा रैकेट्स ना हो, रैकेट्स फ़िल्टर करके आएँ, ताकि आपका, जैसे भी हमारे पास 190 रैकेट्स हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन सम टाइम एक टेबल है इसमें मिलियंस ऑफ रैकेट्स पड़े होते हैं। अब आप कर्सर में डाल देंगे, ज़ाहिर सिस्टम तो बैठ जाएगा ना, खुद बैठेगा, सर्वर को बिठा देगा। तो जो डेवलपर होता है वो इन टेक्निक्स को लेके चल रहा होता है और इन चीज़ों को जहन में रख के चलता है। खैर एनी हाउ, ये हमारा फॉर अपडेट वेट और नो वेट का कमांड थी, ये भी मैंने आपको बता दी है। और आखिर इसको मैं आपके लिए जो है यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ याद रहे। तो यहाँ पर मैं इसको ज़रा सेट भी कर देता हूँ। ये ना जी, ये हो गया। आखिरी टॉपिक जो है वो वेयर क्लास है, ये भी हम देख लेते हैं वेयर करंट क्लास क्या करती है। अच्छा, अब हम देखने लगे हैं कि वेयर करंट क्लॉज कैसे इस्तेमाल होती है।
इसके बगैर भी गुजारा हो जाता है, इसके साथ भी हो जाता है। दोनों ऑप्शंस आपको बता देता हूँ, जो आपको पसंद लगती है उसके मुताबिक चलें। देखिए हमने क्या किया, कर्सर बनाया और इसमें हमने कहा कि वो बंदे उठाओ जिनकी सैलरी जो है 50,000 से कम है, और फिर मैंने यहाँ लिख दिया फॉर अपडेट। ठीक है, ये क्या करता है मैं आपको बताने लगा हूँ। अच्छा, बाकी हमने उसी तरह से एम्प्लॉय को फैच किया, एग्जिट की कंडीशन लगाई, यहाँ मैंने अपडेट की स्टेटमेंट लगा दी। मैंने कहा एम्प्लॉयज़ को अपडेट करो, और सैलरी जो है वो 1.10% के साथ इंक्रीज़ कर दो, ये इंक्रीज़ हो जाएगी। और यहाँ मैंने लिख दिया वेयर करंट ऑफ एम्प्लॉय कर्सर। तो वो क्या करेगा, कर्सर पहले रिकॉर्ड पे होगा, पहला एम्प्लॉय जो भी होगा उसकी सैलरी बढ़ा देगा, फिर दूसरा रिकॉर्ड आएगा, दूसरे एम्प्लॉय रिकॉर्ड पे जो भी एम्प्लॉय होगा, कर्सर का पॉइंटर जिस जिस रिकॉर्ड पे होगा उसको अपडेट करता जाएगा। तो ये है बेसिकली टोटल स्टोरी। है मैंने नीचे आपकी सहूलत के लिए अलहदा से कमांड लगाई है, लेकिन अभी मैं इसको नहीं चला रहा। पहले मैं ऊपर को चला के देखता हूँ। मैं कहता हूँ जी मेरा प्रोग्राम चल रहा है जी, बिल्कुल अभी हम इसको चला के देखते हैं, पता चल जाएगा। तो उसने कहा जी ये सिंबल है कोई माइनस का, ये हमने को डाल दिया जी, कहाँ डाला है अभी देख लेते हैं। ये कमेंट सही नहीं लगा जी। अब हम इसको चलाते हैं। तो एक सेकंड में इसको ऑफ करता हूँ, मेरा सेशन एक्सपायर हो चुका है, मैं दोबारा रिकनेक्ट करता हूँ। अब मैं चला के देखता हूँ जी, बल्कि सेशन नहीं हुआ। मैं इसको रोल बैक करता हूँ, दोबारा सेशन कनेक्ट करता हूँ, और ये मैंने अपडेट किया। अब मैं चला के देखता हूँ जी चलता है नहीं चलता। ये देखें जी मेरा प्रोग्राम चल गया। मैंने इससे पहले कुछ अपडेट्स लगाई थी, इस वजह से लॉकिंग हो रही थी। तो अच्छा, अब एक चीज़ तो मैंने आपको ये चीज़ तो बता दी कि ये कंडीशन क्या करती है। ठीक है, वेयर करंट ऑफ, वेयर करंट ऑफ ये करती है भी तुमने एम्प्लॉय को अपडेट करना है, सैलरी ये रखनी है। किस एम्प्लॉय की सैलरी ये रखनी है, जिसके ऊपर आपका कर्सर होगा, जिस वक्त आपका कर्सर चल रहा होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसी को सामने रखता हूँ कि पहला ये कर्सर था तो उसने इसकी सैलरी को अपडेट कर दिया, क्या किया, सैलरी को मल्टीप्लाई करके 1.10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और सैलरी में इंक्रीज कर दिया। फिर कर्सर दूसरे में आएगा और ये कर चलता जाएगा, जैसे जैसे चलता जाएगा हर एम्प्लॉय को चेंज करता जाएगा। इसके लिए हमने कंडीशन लगाई है। अगर आपने ये वेयर करंट ऑफ की कंडीशन लगानी है तो मस्ट है कि आप कर्सर के साथ फॉर अपडेट लिखेंगे। अगर मैं फॉर अपडेट नहीं लिखता और वेयर करंट ऑफ यूज़ कर लेता हूँ, अब मैं चला के देखता हूँ। जैसे ही मैं ये देखें मैंने चलाया, उसने कहा कि यहाँ पर एरर आ जाएगा। ये देखिए उसने क्या कहा, उसने कहा एम्प्लॉय कर्सर मस्ट बी डिक्लेयर फॉर अपडेट। अगर आपने वेयर करंट ऑफ की कंडीशन लगानी है तो फिर फॉर अपडेट होना चाहिए। अच्छा, इसके बगैर भी काम हो जाता है। इसके बगैर कैसे होगा, आप इस कंडीशन को कमेंट आउट करें। ये मैंने कमेंट आउट कर लिया, ये ले जी, और इसको मैंने ओपन ओपन कर लिया। ओपन करके अब मैं इसको कैसे करूँगा, मैं इसको बिल्कुल सिंपल और देसी तरीके से, यहाँ मैंने फॉर अपडेट हटा दी, ये मैंने कमेंट कर दिया, ये लगा दी। अब मैं चेक करता हूँ, देखिए मैं कहता हूँ एम्प्लॉय को अपडेट करें, सैलरी ये कर दो। किस एम्प्लॉय की, इस एम्प्लॉय की जिसके अंदर आपने वैल्यू वैल्यू फैच करवाई है। सिंपल, ये भी एक तरीका मौजूद है, आपकी मर्जी। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आपको वेयर करंट ऑफ के बारे में बता दूं। अब मैं इसको चला के देखता हूँ जी चलता है नहीं चलता। मैं इसको पहले रोल बैक कर लेता हूँ, रोल बैक किया, अब मैं इसको चलाता हूँ अपडेट। ये देखें मेरी ये अपडेट भी चल गई। तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक काम करता हूँ, मैं इसको दोनों कंडीशंस को आपके सामने यहाँ रख देता हूँ। आप इसको बारी बारी चेक कीजिएगा और फिर अपने व्यू मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और आई एम श्योर कि आप लोग ये जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। अगर आप सर्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको एक चीज़ कम से कम 3 दफ़ा करनी चाहिए ताकि आपको चीज़ याद हो जाए। और अगर आप वैसे भी प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें, अगर आपको सिंटैक्स याद रहता है तो आपको आसानी रहती है, आप कोड को लिख सकते हैं। हम चूँकि कोड लिख लिख के इतना टाइम हो चुका है, हमें सारी चीज़ें ज़बानी याद हो चुकी हैं। खैर एनी हाउ, मैं इसको दोबारा से आपके लिए फॉर्मेट कर देता हूँ। इसको मैं बोर्ड ख़त्म करता हूँ और इसको मैं स्पेसिंग भी कम कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया है। हमारा ये लेक्चर चैप्टर नंबर 6 एक्सप्लिसिट कर्सर भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। फ़िलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।